जी हाँ प्रिय छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट पेपर। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, यही पेपर आपको क्या है जो आपका कल पेपर होने वाला है वो उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है सेट आपका बी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं उनके यहाँ सेट ए आता है और वो यहाँ पर सेट बी याद कर लेते हैं, तो इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे लेकिन आपका पूरा का पूरा सेम नहीं आएगा। ठीक है, सेट ए वाले स्टूडेंटों के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहाँ पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को उनको भी पूरा देखना है और सेट बी वालों को भी पूरा देखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक से लेकर जो भी लास्ट तक क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि पता है हमने आपको विज्ञान का पेपर बताया था, उसका विज्ञान का पेपर तो आपका एज इट इज आपका आ गया था, लेकिन क्या जो संस्कृत का पेपर था उसमें आपका इस जो 75 नंबर का था, 75 में से लगभग 65 नंबर के ही क्वेश्चन आ पाए थे। ठीक है, क्योंकि आपके सेट अलग अलग आ रहे हैं तो क्या है सभी में आपके क्वेश्चन नहीं आ पाते, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आज क्वेश्चन बताऊंगा इसमें आपको पूरा का पूरा आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको रट देना है, बिल्कुल भी वीडियो को किसी भी पार्ट को, यदि आप वीडियो के किसी भी सेकंड को स्किप कर देते हैं तो इसमें आपकी ही गलती होगी। बाद में आप कमेंट करेंगे कि वीडियो तो पूरी देखी नहीं और इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और पास ही में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा उसे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपका सेट ए वाले स्टूडेंट उनके लिए बता देता हूँ कि वो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा जो कि आपके रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है एसकेटी। ठीक है स्टूडेंट, गूगल पर आकर केवल आपको क्या एसकेटी सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर SKT.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लास 9 सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर 2022 PDF डाउनलोड कक्षा 9 समाज विज्ञान का त्रैमासिक पेपर यहाँ देखें। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिए गए इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा था, आप पिछले व्यूअर हैं तो आपको पता है कि हम आपको पार्ट 2 से 3 वीडियो बनाते हैं। यदि आप उनको याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो स्टूडेंट आप क्या है आपका कोई भी सेट है आप उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या है क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके 100% आने वाले उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आपका है 923 सेट बी कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान 300 माध्यम आप देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया था कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, किसके सापेक्ष पूछा गया है, विश्व के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि हम विश्व का क्षेत्रफल पूरा 100% होगा, उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व के क्षेत्रफल का, तो ये है आपका 2.4% यानी कि 2.4%। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन थे आपका चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा या दामोदर। तो स्टूडेंट इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या है जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी है आपके एग्जाम के लिए, इससे जरूर रट लीजिएगा। तुरंत मैं आपको यहाँ पर याद करने के लिए बोलूँगा, तुरंत याद कर लीजिएगा। यह मैं सोचेगा कि वीडियो को दोबारा देखेंगे फिर याद करेंगे, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि मेरे साथ ही याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, ये हमें बताना है। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो ऑप्शन है 1915 से 1919, सेकंड है 1915 से 1918, थर्ड है 1914 से 1919 और फोर्थ है 1914 से 1918। ये आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इसका जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका लड़ा गया था 1914 से लेकर स्टूडेंट 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18 तक लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, आप देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। यानी कि स्टार्ट में आपसे पूछा गया कि जो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथों में था, कि ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, सोवियत संघ और अमेरिका के हाथों में था, जर्मनी और इटली, जापान और तुर्की। तो आप ऑप्शन में आंसर आप देख ही पा रहे होंगे, जो मित्र राष्ट्र थे उनका नेतृत्व 2 देशों के सामने था, जो सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है वो, और जो आपका अमेरिका है जो कि USA है, तो इनके हाथों में था स्टार्ट में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके मैंने आपको 4 ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन में आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था, जो प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए भारत, ये आपको क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पर वी था
अब ये आ जाएगा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था ये हमें बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकेंड है 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 सितंबर 1947, ठीक है। तो इसका आंसर 90% स्टूडेंट गलत देते हैं, क्योंकि वो क्या सन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कभी लागू हुआ, कभी कभी पूछा जाता है कि कब बना, तो इन सभी में क्या है स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा 26 जनवरी। यदि आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, संविधान लागू हुआ, लागू भी पूछा जाए तो आपको 26 जनवरी 1950 लगा देना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए, तो इन सभी रिक्त स्थान के आंसर मैं आपको बिल्कुल आसान आराम से बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आपको पता है सुबह आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वही आपके एग्जाम में आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके जो आने वाले एग्जाम है वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। देखिए पहला, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है, भारत की जितनी भी भूमि है जिसे हम बोलते हैं लैंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका पूरा हम बात करें तो इसका है आपका 32 लाख, ठीक है। फिर आपका आएगा 87,000, फिर आपका आएगा 263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम किलोमीटर पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप हिंदी क्योंकि समाज विज्ञान का पेपर लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर का शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई अंक नहीं काटेगा, किलोमीटर इस तरीके से आपको लिखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका सेकेंड है खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा, जो नदी है वो आपकी यमुना नदी है। आप सभी जानते हैं यमुना नदी का जो मुख्यतः भाग है वो कहाँ पर है, यूपी में बहता है, ठीक है। तो इसका जो गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी आपकी हो जाएगी यमुना नदी। काफ़ी बड़ी नदी है, काफ़ी चौड़ी भी नदी है, ठीक है। प्रातः कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम बताना है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक क्या ग्रंथ, कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रातः खालिस्तान संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी, यानी कब हुई थी कहने का तात्पर्य यही है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आपकी कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि हुई थी। फिर आता है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आय। हम देखिए आप भी आय प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था, व्यवसाय, ठीक है। आप भी यदि आप आय करते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय ही बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्पादन का मुख्यतः प्रथम आवश्यक कारक खालिस्तान है। तो उत्पादन का जो मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है वो लागत है, ठीक है। लागत, यदि आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आपको उसमें लागत लगानी पड़ेगी। लागत लगाएंगे तभी आप उससे कुछ मुनाफा या कमाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रथम कारक यही होता है, प्रथम और आवश्यक कारक यही होता है कि आप सबसे पहले जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें आप स्वयं की लागत यानी कि रुपए लगाएं, ठीक है। लागत किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपसे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों में आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है राजस्थान, ड्यूमा, खरीफ, हरित क्रांति, राजेंद्र प्रसाद, देश का सर्वोच्च कानून। इनको आपको मिलाना है। रूस की संसद, संविधान सभा के अध्यक्ष, उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, संविधान और ज्वार और बाजरा, इनको आपको इनसे मिलाना है, ठीक है, यानी कि मैच करना है। तो बहुत ही सरल जोड़ियाँ हैं, इनको किस प्रकार से मिलाना है? राजस्थान, तो राजस्थान आप जानते हैं राजस्थान क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल में पूछा गया था, हो सकता है दूसरे सेट में आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं यूपी, जिसे हम शॉर्ट में यूपी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका यदि पूछा जाए आपसे, एक्स्ट्रा मैंने जानकारी आपको दे दी है जो कि आप जानते हैं महत्वपूर्ण होती है। जब भी हमने एक्स्ट्रा जानकारी दी है वो आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से मत लीजिएगा जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य ड्यूमा। तो ड्यूमा का आपका हो जाएगा रूस। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जिस प्रकार भारत की संसद को संसद कहते हैं उसी प्रकार जो रूस की संसद है उसे हम ड्यूमा बोलते हैं। खरीफ, तो खरीफ का आपका हो जाएगा ज्वार। ज्वार और बाजरा क्या है आपकी? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। प्रातः यहाँ पर खरीफ की फसलों के साथ साथ अब रबी की फसलें भी एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रातः आपका हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आप सभी लोग स्टूडेंट जानते ही हैं। हरित क्रांति के द्वारा हम क्या करते हैं?
हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? खुशहाली। हरा कलर क्या होता है? जैसे कि पेड़ पौधों का कलर हरा होता है, तो हरित क्रांति क्या है? उत्पादन में वृद्धि। यदि उत्पादन में वृद्धि होगी चारों तरफ खुशहाली वैसे ही आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो हरित क्रांति यानी कि उत्पादन में वृद्धि। फिर आता है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा आपका संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, फिर आता है देश का सर्वोच्च कानून। तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा देश का जो कानून है वो संविधान ही है। संविधान से ना कुछ बड़ा है। ठीक है, संविधान सबसे बड़ा है। संविधान ही क्या देश का सबसे बड़ा कानून है, इसके ऊपर कोई सा भी कानून नहीं है। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसको मैं एक बार मैच करा देता हूँ। ठीक है, फिर आप अगेन देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला आपका दिया गया था तो राजस्थान, तो राजस्थान मैंने बता दिया था क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो ड्यूमा मैंने बता दिया था रूस की संसद है। थर्ड की हम बात करें, थर्ड आपका दिया गया था खरीफ, तो खरीफ की है आपकी ज्वार और बाजरा, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, फिर आपका दिया गया था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति उत्पादन में वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था हरित क्रांति क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया था राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो आपका लास्ट दिया गया था वो आपका यहाँ पर दिया गया था देश का सर्वोच्च कानून, तो ये आपका संविधान हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरा आपको अच्छी तरीके से कर लिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कन्फ्यूजन भी नहीं बचा होगा, याद हो गया होगा। आई श्योर 90% स्टूडेंटों को ये याद हो गया होगा जितनी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। यदि जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, यदि नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके सत्तासत, तो इनको देख लीजिए। सत्तासत दिया गया है आपका, देखिए पहला ही दिया गया है। पहला आपका दिया गया है कि सत्तासत के भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। पिछले वीडियो में क्वेश्चन आपको सत्तासत मैंने बताया था कि भारत के दक्षिण में आपसे मैंने कहा था कि आपका हिमालय है, तो मैंने उसको बताया था कि वो आपका क्या असत्य है। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि आपका हिंद महासागर है, तो मैंने उसमें ही आपको क्लियर कर दिया था। भारत का इस प्रकार जो दक्षिण का मैप कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और जो आपका उत्तर का मैप है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आप जानते हैं ऊपर का। ठीक है, यहाँ पर पूरा फिल नहीं हो पाएगा, बना नहीं पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो नीचे यानी कि दक्षिण, नीचे क्या होता है आपका दक्षिण होता है। दक्षिण में आपका क्या है? हिंद महासागर है, तो ये आपको हिंद महासागर। जब उत्तर में पूछे तो उत्तर में आपको क्या है? हिमालय है। ठीक है, आपको अलग अलग सेटों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यदि आपसे पूछे दक्षिण में हिंद महासागर है तो आपको करना है सत्य। ठीक है, सेकंड है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। थर्ड है मतदान करने की आयु 18 वर्ष, ये तो सभी कर देंगे, सभी जानते हैं 18 वर्ष की आयु के बाद सभी जो स्टूडेंट हैं या जो भी जो बच्चे हैं क्या वो मत दे सकते हैं, नहीं वोट दे सकते हैं। भूमि मानव का संसाधन है, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि भूमि क्या है? भूमि हमने खुद थोड़ी नहीं बनाई है। भूमि हमने खुद थोड़ी नहीं बनाई है, आप सभी जानते हैं। भूमि क्या है? हमें प्रकृति ने प्रदान की है, इसलिए भूमि क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर आता है पाँचवा, 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। और शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य आपको कर लेने हैं। फिर आपके पाँचवा देखिए विद्यार्थियों, पाँचवा आपका दिया गया है कि एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है स्टूडेंट वो आपका महानदी पर बना है। किस पर बना है? महानदी पर बना है, याद कर लीजिएगा। सेकेंड है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा थी। आप चाहते एक बार पढ़ के बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि धर्म को किसी देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्षता की क्या थी? विचारधारा थी। फिर आपका थर्ड है लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को हम सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संसद बोलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं संसद बनते हैं, एमपी बनते हैं, ठीक है, विधायक बनते हैं। इस प्रकार लोकसभा में जो बैठते हैं उन्हें हम संसद बोलते हैं। ठीक है, प्रातः पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम हमें बताना है। तो पालमपुर की गैर कृषि क्रिया हो जाएगी। देखिए मुख्य व्यवसाय पालमपुर का पूछा जाए तो आपको कृषि ही करना है। पालमपुर गांव का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था, लेकिन गैर आपको कृषि पूछा गया है, तब आपको यहाँ पर पशुपालन करना है। ठीक है, पशुपालन ये आपको करना था। ठीक है, फिर दिया गया था वयस्क मताधिकार क्या है? ये आपका पांचवा दिया गया था। तो वयस्क मताधिकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है वयस्क मताधिकार। तो ये क्या होता है आपका? देखिए हर एक वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, इसे ही हम वयस्क मताधिकार बोलते हैं। यानी कि
ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है तो उसे क्या है, मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया, इसे हम मताधिकार बोलते हैं। तो ये होता है वयस्क मताधिकार। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको आगे दिया गया है कि यहाँ पर भारत में स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत में स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या पूछी गई है, तो ये 6। यदि आपसे नाम पूछे जाएँ तो मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन के अलावा आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान 2 बता दिए, ठीक है। बांग्लादेश तीसरा हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद आप यहाँ पर देखिए आपका नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। इस प्रकार आपके टोटल 6 हैं पड़ोसी देश। तो आपको आंसर 6 कर देना, ठीक है। नाम पूछे जाते तो हम नाम भी बता देते, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो ये आपको दिया गया है। अब देखिए अब क्वेश्चन आंसर आपके बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको सुबह 5 बजे की वीडियो में मिलेंगे। सुबह जो 5 बजे वीडियो आएगी तो उसके लिए तैयार रहेगी। सुबह 5 बजे की वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वो वीडियो मिल पाएगी, अन्यथा आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। और अभी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना आप ही पछताएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो ये मैंने आपको बता दी, इसको जरूर ये बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, ये आपका नहीं आएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, तुरंत मैंने समझा दी है पूरी डिटेल में, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।